हेलो गाइस, प्रतियोगिता बूस्टर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग जो है ना विविध के 400 से भी ज्यादा टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको घटना चक्र, लूसेंट या और भी किताबों में आपको नहीं मिलते हैं, आजकल के परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके बीएसएससी सीजीएल 4 इंटर लेवल या बीपीएससी की जो एईडीओ या 72nd एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको वो काम आएगा। और हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं जो आपको किताबों में आसानी से एक जगह पे नहीं मिल पाता। उसको कंप्लीटली टेबल फॉर्म में हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसका पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं। अपने बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं बीएसएससी सीजीएल 3 में सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, तो इसी पे मेरा मेन फोकस है। बीपीएससी इंटरव्यू भी मैंने दिया हुआ है, यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है, मेंस दिया हुआ है। तो इन टॉपिक्स को देखें। आइए हम शुरुआत करते हैं। जो आज हमारा, ठीक है गाइस, आज हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, वो गरीबी संबंधित समिति। मतलब जो गरीबों को परिभाषित करने के लिए विभिन्न समितियां भारत सरकार के द्वारा समय समय पे बनाई गई है। उन समितियों उन समितियों के लिए, ठीक है, उन समिति के बारे में हम आज लोग इस टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहली जो समिति, सबसे पहला प्रयास किया गया था 1962 में प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के द्वारा, वहां पे पहला प्रयास किया गया था। तो एक प्रश्न आपसे यहाँ पे एमसीक्यू ही एमसीक्यू आपको बनेगा। सबसे पहला प्रयास जो कब किया गया था गरीबों को परिभाषित करने का, तो 1962 में किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। ठीक है। जो दूसरा आपका यहाँ पे दूसरा है 1971 में दांडेकर एवं राठ, जो सबसे पहली एक तरह से फुल कमेटी बनी थी, वो दांडेकर राठ के द्वारा बनाई गई थी 1971 में। उन्होंने गरीबों को कैसे परिभाषित किया था कि 2250 कैलोरी, जिसको भी पर डे प्रतिदिन 2250 कैलोरी मिल रही है वो गरीब नहीं है, उससे नीचे वाले गरीब है। तो कैलोरी आधारित यहाँ पे गरीबी इन्होंने परिभाषित किया था। उसके बाद 1979 देख रहे हैं कि आपको सारा गरीबी से संबंधित एक जगह पे मिलेगा, आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वाई के अलाग 1979 में इन्होंने भी कैलोरी आधारित गरीबी दी थी, पर इन्होंने और ज्यादा डिफाइन किया था कि गांव में, चूंकि हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, फिजिकल लेबर वो ज्यादा होता है, इसलिए उनको ज्यादा कैलोरी का रिक्वायरमेंट रखा गया 2400 और शहर के लिए 2100। इन्होंने ग्रामीण और शहर के ऊपर सबसे पहले किसने इसको विभाजित किया? तो वाई के अलाग 1979। ठीक है। उसके अलावा 1993 में डी लकड़ावाले की एक कमेटी बनी थी। इन्होंने क्या किया था कि गरीबी को कैलोरी के आधार पे नहीं रख के, जो हमारे पास महंगाई भत्ता है जैसे सीपीआई एएल, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चर लेबर, जो हमारे पास कृषि मजदूर होते हैं, एक उसके लिए हमारे पास एक सूचकांक है ये। इसी के आधार पे इन्होंने गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों में सीपीआईएल और शहरी क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल वर्कर है ये, इसके आधार पर। तो सबसे डी लकड़ा वाला कब बनी थी? 93 में। किस चीज से संबंधित है? तो गरीबी से संबंधित है। ठीक है। और इन्होंने सीपीआई के आधार पे सबसे पहले गरीबी को किसने डिफाइन करने का प्रयास किया? तो डी लकड़ा वाला। उसके अलावा अब नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तेंदुलकर, सुरेश जी तेंदुलकर कमेटी। ये 2005 में बनी थी और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट 2009 में किया था। ये प्रश्न बनता है, दो कब आया था, बनी कब थी कमेटी, और रिपोर्ट कब सबमिट किया था? 2009 में। इन्होंने व्यय आधारित गरीबी, व्यय मतलब जो खर्च के आधार पे, ठीक है, कोई कितना खर्च कर रहा है उसके आधार पर गरीबी को डिफाइन करने का वो किया था। पहले स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं था, सिर्फ खाने पे फोकस था, लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं, एजुकेशन उनको उपलब्ध है कि नहीं, इसको भी कंसीडर किया था तेंदुलकर कमेटी ने। तो आपको यहाँ पे इजिली बन गया। ठीक है। अगला 2014 में रंगराजन की कमेटी बनी थी। आपको ये बस पूछा जा सकता है, रंगराजन के की अध्यक्षता में तो कई कमेटियां बनी हैं, लेकिन 2014 में बनी हो गरीबी संबंधित, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीति आयोग इसमें ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। तो गरीबी से संबंधित जितनी भी कमेटियां हैं आपकी यहाँ पे कवर हो गई हैं। अब अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वित्तीय समिति। बहुत सारी जो फाइनेंशियल समिति बनी, जिसके आधार पे किसी इंस्टीट्यूशन, जो संस्थान बने, जैसे आरबीआई, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इनसे संबंधित आए दिन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जो हम लोग समिति पढ़ेंगे, हिल्टन यंग समिति। इसी के आधार पे भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। अब कैसे हुआ था थोड़ा समझानेंगे। इस आयोग का गठन, ठीक है, ब्रिटिश टाइम में ही हुआ था। 1926 में ये आयोग बना था, हिल्टन यंग कमीशन। इसी के आधार पे आरबीआई का स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। ये सब एमसीक्यू ही एमसीक्यू बनेगा और पूछा जाता है और पूछा गया है कई बार। आरबीआई का हेडक्वार्टर चलिए मुंबई है, ये बेसिक है। ठीक है।
एक और बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों ने उतना शायद सुना नहीं होगा, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये सीधा-सीधा आपसे नाम पूछाएगा और पूछेगा ये समिति कब बना था 1951 में, या कई बार ये पूछेगा ये समिति ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था 1954 में। ये बीएसएससी के लिए बहुत ज़रूरी है, बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप रेलवे दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब जो इसका सबसे मेन मकसद था कि अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने 2014 में रिपोर्ट सबमिट किया। उसी के आधार पे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ। इसका मेन मकसद था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके अंदर किस तरीके से हम लोग उनको वित्तीय व्यवस्था में लाया जाए, उनको लोन दिया जाए, उनकी उनका जो पैसा है वो किस तरीके से बैंकिंग के माध्यम से ही उनका सारा लेन-देन हो, ठीक है? यही मेन मकसद था। तो 1951 में बना, 54 में रिपोर्ट आया और 1 जुलाई 1955 को इनके द्वारा जो है ना एसबीआई का स्थापना किया गया इनके आधार पर, ठीक है? उसके अलावा नरसिम्हन वर्किंग कमिटी थी, इसके अंदर नरसिम्हन मेन थे, उसके अंदर और भी लोग थे, ठीक है? तो इसके ये बनी कब थी? ये जो वर्किंग ग्रुप बना था वो 1975 में बना था, ठीक है? इसका मेन मकसद क्या था नरसिम्हन का? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाना। क्षेत्रीय ग्रामीण का मतलब हो गया कि जो रूरल स्तर पे हमारे पास बैंक होने चाहिए, वो मे बी छोटे, जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक बिहारों में जो चलता है, ठीक है? तो उसका आधार यही है, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई कब? 2 अक्टूबर 1975 गांधी जी के जन्मदिन के दिन, ठीक है? आरआरबी का स्थापना हुआ था और किसके आधार पे हुआ? नरसिम्हन वर्किंग दल, ये आपका एमसीक्यू यहाँ से इजीली बन गया। शिवरमन समिति, इसके आधार पे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड हम लोग बोलते हैं नाबार्ड, वो किसके आधार पे बना? बी शिवरमन कमेटी के आधार पर। ये सब कमेटी कब बनी थी समिति? 1979 में बनी थी और नाबार्ड 12 जुलाई 1992 को स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है? नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक जगह आपको मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है? और इसका नाबार्ड का मुख्यालय भी मुंबई में है। अब आते हैं निर्यात आयात नीति समिति, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कमिटी आई थी, जिसके आधार पे ही एक्सिम बैंक का स्थापना किया गया था। एक्सिम बैंक, तो एक्सिम बैंक एक्ट आया था 1981 में। एक्सिम बैंक एक्ट कब आया था? ये आपका एमसीक्यू बनेगा, ठीक है? दूसरा है कि स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1982 को स्थापना हुआ था। एक्सिम बैंक एक्ट 1981, 1 जनवरी 1982 को स्थापना किया गया। अगला है रंगराजन समिति, ये अगेन ये मौद्रिक सुधार से संबंधित है 1983 में, आप ये बस एक याद रख लीजिएगा, ठीक है? जैसे सुखमोई चक्र, ऐसा पूछा जाता है कि सुखमोई चक्रवर्ती समिति कब बनी थी? तो 1982 में बनी थी, रिपोर्ट 1985 में दिया था। क्या था? मौद्रिक प्रणाली, जो मतलब जो मार्केट में पैसे का आवागमन है, जो बैंक से पैसा आता है या बैंक लोन देती है या बैंक पैसे रखती है, उन सब चीजों से संबंधित था कि किस तरीके से मनी का मूवमेंट और ज्यादा बेहतर किया जाए। वो सुखमय चक्रवर्ती के इस पे बना था। वागोल समिति, उनका भी मेन वही 1987 में, ये वर्ष आपको याद रखना है। अगेन अब ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आवास बैंक, इससे कई बार प्रश्न आते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक, ये 1987 में एक समिति बनी थी रंगराजन की अध्यक्षता में, जो राष्ट्रीय आवास बैंक बनाया गया था, ठीक है? और इसकी स्थापना 1988 को हुई थी, ठीक है? तो 2 टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर हो गया, पीडीएफ दे दूँगा, आप इसको कवर कर लीजिएगा। इसी के अंदर और भी है हमारे पास सेबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो अ, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप है, उसके आधार पर सेबी का स्थापना हुआ था। 1991 में ये समिति थी और इसको जो वैधानिक दर्जा मिला था वो 30 जनवरी 1992 को मिला था। 30 जनवरी 1992 को, और नरसिम्हन कमेटी के आधार पे। यहाँ पे एक और फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि जो सेबी है, एक और फैक्ट यहाँ पे बस जोड़ना है कि सेबी जो 1988 को बना था, 1988 में ये बना था, पर इसको वैधानिक दर्जा जो है नहीं मिला था वैधानिक दर्जा। इसको ये जो नरसिम्हन समिति है, इसके रिपोर्ट के आधार पर 1992 में मिला। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेबी कब स्थापित किया गया? 1988 में, लेकिन वैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में। किसके आधार पर? नरसिम्हन कमेटी के आधार पर। उसके अलावा जो हमारा मतलब नेक्स्ट टॉपिक है, ये सिडबी। सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है? ये सिडबी एक्ट 1989 के थ्रू 2 अप्रैल 1990 को बना। इसका मुख्यालय लखनऊ, ये अलग है, दिल्ली मुंबई से हटके है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। भारतीय लघु
उद्योग विकास बैंक, इसका मेन मकसद होता है जो छोटे-छोटे इंडस्ट्रीज़ है उसको किस तरीके से हमको डेवलप कराना। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस से संबंधित है, ठीक है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मल्होत्रा समिति के आधार पर बना था। ये 1993 में ये समिति आई थी, मल्होत्रा समिति। क्या चीज़ से संबंधित है? एमसीक्यू, एमसीक्यू ही एमसीक्यू है और बहुत ही हाई मतलब हाई लेवल हाईली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे आपको बन रहा है। रिपोर्ट 1 साल बाद 54 में दिया था, लेकिन जो स्थापना हुआ था वो 2000 में हुआ था, इसी रिपोर्ट के आधार। उसके अलावा राघवन समिति है। राघवन समिति 1999 में बनी थी। ठीक है, इनके द्वारा एक प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो कंपटीशन एक्ट है वो पास किया गया था इसी के आधार पर 2002 में। और जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, इसी एक्ट के आधार पर 14 अक्टूबर 2003 में बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू सीधा बनेगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कब बना था? 2003 में। किस कमेटी के आधार पे बना था? तो राघवन कमेटी के आधार पे बना था। राघवन कमेटी 1900। इसका मेन मकसद होता है कि जो देश के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं, उनके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन बना रहा है। कोई ऐसा नहीं हो कि कोई एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल, कोई तेल का पैकेट बना देगा, वो 10 रुपए में ही बेच रहा है अपना लॉस करके, तो सामने वाले को भी, सामने वाली इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए। तो उसके लिए एक बनाया गया था कि एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे जिससे मार्केट हमारा खराब ना हो। ठीक है। तो केलकर समिति, जैसे केलकर समिति वो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड 2002 में बना था। दामोदरन समिति अब पूछा जा चुका है कई बार, 2010 में बना था और क्या चीज़ से संबंधित है? जो कस्टमर सर्विस है, जैसे बैंकों को में कस्टमर को फैसिलिटी उपलब्ध कराना, जैसे आज के टाइम में हम नेट बैंकिंग देख रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो इनकी फैसिलिटी बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाए, अपना पैसा मतलब आसानी से निकाल ले, आसानी से डिपॉजिट कर ले। इन सब चीज़ों को स्मूथ करने के लिए दामोदरन समिति 2010 में बनी थी। उर्जित पटेल की समिति, ये सब लेटेस्ट में बनी थी 2014 में। ठीक है। ईजे नायक समिति वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रशासनिक मतलब वही प्रशासनिक सुधार के लिए बनी थी। तो ये 16-17 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये ओवरऑल पूरा का पूरा टेबल आपको कहीं ना कहीं करने की जरूरत है। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो है, हम यहाँ पे समझाने चाह रहे हैं सीपीआई वाले से, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इससे कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले आप समझिए कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या होता है। जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे दूध है, जैसे मिल्क है, दूध है। किसान जो है, किसान को मान लो 30 रुपए लग रहा है, 30 रुपए के बाद वो 40 रुपए में होलसेलर को बेच रहा है, और होलसेलर जो है 50 रुपए में अगर कस्टमर को बेच रहा है। तो ये हम लोग एक तरह से महंगाई इससे कहीं ना कहीं मेजर करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पिछले साल 30 रुपए था, ये 40 रुपए में होलसेलर को मिला। अगर यही प्राइस 44 हो जाए नेक्स्ट ईयर, तो हम बोल देंगे 10% बढ़ गया। तो ये बोलेंगे कि होलसेल जो प्राइस है वो 10% बढ़ गया। तो इसके अंदर सिर्फ वस्तु का प्राइस होलसेल में बढ़ता है। ठीक है। लेकिन जो सीपीआई ये 50 रुपए है, मान लेते हैं ये हो जा रहा है 55 रुपए, तो ये भी 10% बढ़ा। तो ये होलसेलर जो कस्टमर को बेचता है, एक तरह से सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो सर्विस भी इंक्लूड होता है, मतलब सर्विस का प्राइस भी 10% बढ़ गया। इसलिए हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तु और सेवाएं दोनों लेते हैं, क्योंकि कस्टमर तक पहुंचने में वो सेवाएं ऐड हो जाती है, और ये सिर्फ होलसेलर का ही काम। ठीक है। तो आप ओवरऑल इतना समझिए कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ। ठीक है। मुद्रास्फीति, जिसको इन्फ्लेशन हम लोग बोलते हैं, महंगाई। ठीक है। खुदरा है, ये थोक है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है? 2012, और इसमें 2011-12 दोनों में फर्क है। ठीक है। इसको 100 बेस मानते हैं हम लोग। जो कवरेज है इसमें वस्तु प्लस सेवाएं, मैंने समझा दिया क्यों सेवाएं होती है, क्योंकि कस्टमर तक पहुंचता है, तो सेवा एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर का सेवा कहीं ना कहीं आ जाता है, और इसमें सिर्फ वस्तु प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ नहीं। खाने की वस्तुओं को बहुत ज्यादा इसके अंदर वेटेज दिया गया है, इसमें कम दिया है। कौन लेके आता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस देता है, और ये आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डब्ल्यूपीआई, लेके आता है। ठीक है। अब अब इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास समझने के लिए है कि महंगाई का सबसे प्राइमरी जो इंडिकेशन है वो कौन देता है? तो प्राइमरी इंडिकेशन जो है वो सीपीआई देता है। ठीक है। प्राइमरी इंडिकेशन सीपीआई देते हैं। मासिक मासिक और स्टार्ट कब हुआ था? यहाँ पे 3-4 एमसीक्यू, 2011-12 में स्टार्ट हुआ था, और ये 1942 में डब्ल्यूपीआई स्टार्ट हुआ। अब एक लास्ट है,
लास्ट टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं, जो सीपीआई है उसके कई प्रकार के होते हैं। जैसे सीपीआई कंबाइंड, जिसमें ग्रामीण शहर सभी को कंबाइन करके, जो अभी हम पीछे पढ़ा रहे थे वो सीपीआई कंबाइंड के बारे में पढ़ा रहे थे। इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि 4% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, वो सीपीआई कंबाइंड के आधार पे होता है। आरबीआई इसको उपयोग करती है। इसमें ज्यादा समझने लायक नहीं है, बस आधार वर्ष 2012 है जो पीछे भी पढ़ा। अब यहाँ पे आइए, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, जो औद्योगिक श्रम होता है, सबके लिए अलग अलग बनाया गया है कि पिछले साल के मुकाबले महंगाई कितनी बढ़ी है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर जो स्पेशली शहरों में यूज होता है, हमने बोला था 2016 इसका 20 वर्ष है। और ये जो है जारी किया जाता है श्रम एवं रोजगार, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या है, जो महंगाई भत्ता है हमारे पास, जो डीए का निर्धारण होता है कि हर 6 महीने पे 3% बढ़ जा रहा है, ठीक है, 4% बढ़ जा रहा है, उसका निर्धारण सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पे ही होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। इन्हीं के आधार पे सबकी जो सैलरीज बढ़ती है सरकारी ऑफिसेज में। तो सीपीआई एग्रीकल्चर लेवल, एएल, जो कृषि श्रमिक, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लेके आता है। और मनरेगा में मुख्यतः ऐसा कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, लेकिन कई बार एसएससी में या कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मनरेगा में जो अ, उनके उनके जो लेबर का निर्धारण होता है, पैसे का निर्धारण होता है, वो सीपीआई एएल के आधार पे होता है, एग्रीकल्चर लेबर के आधार पे होता है। ये बढ़ेगा तभी आपका मनरेगा में सैलरी बढ़ता है, ठीक है। सीपीआई रूरल, ये भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लेके आता है, 2019 बेस ईयर है, यहाँ से आपको पता चल सकता है। सीपीआई आपको गैर हस्त कर्मचारी 1984-85 ही इसका बेस ईयर रखा गया है, इसको बंद कर दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इसको बनाता है। तो यहाँ से हमारा जो है ना, आज का जो पार्ट 2 है वो पार्ट 2 कंप्लीट हुआ है। हमारा टारगेट है 1 से 2 महीने में इस पूरे को पूरे 400 टॉपिक को, आपको 400 प्लस टॉपिक्स को खत्म कर दें। और आपको मैं बता दूं कि बीएसएससी सीजीएल में अगर आपने बेसिक कर रखा है, ठीक है, इतना पढ़ लोगे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर इतना टॉपिक जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ इतना आप कर लोगे, 100% हो जाएगा। ये बीपीएससी का एडीओ दे रहे हैं, यस, 72वीं 73वीं देने का आपका प्लान है। तो आप इन टॉपिक्स को जरूर करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच।